वीडियो देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैकवेंचर्स पाठशाला। बैकवेंचर्स पाठशाला पर हम कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल स्टडी, जिसमें हमने शुरुआत की हुई है पॉलिटी की। और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में, संविधान के विकास के बारे में, और उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं उन एक्ट्स के बारे में जो कंपनी शासन के अधीन लाए गए थे और संवैधानिक नज़र से जो इम्पोर्टेंट हैं। उसी कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी इशू लगता है तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, चार्टर एक्ट 1853। हमें पता है कि जो राज्य अभिलेख है वो क्यों लाए जाते थे। उनका लाने का मकसद होता था कि कंपनी का जो व्यापार का लाइसेंस है, अनुमति है, उसके समय को बढ़ाना। तो इसका भी मकसद यही था। परंतु इसमें एक खास बात थी कि पिछले जो चार्टर आए थे उनमें जो है टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ था कि 20 साल के लिए आपको व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। परंतु इसमें एक खास बात हुई। क्या खास बात हुई कि इसमें जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ये समय नहीं बताया गया कि ये आपको ये जो अधिकार है व्यापार करने का कितने समय के लिए दिया गया है। एक खास बात ये रही इसकी। दूसरी खास बात क्या रही, एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जिस टाइम पे राज्य अभिलेख अधिनियम 1853 आया उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड डलहौजी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये लॉर्ड डलहौजी। जब हम इतिहास में पढ़ेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल के बाद हम बात करते हैं उन मुख्य मुद्दों के बारे में जिनके बारे में चार्टर एक्ट में काफी कुछ लिखा हुआ है। टाइम पीरियड मेंशन करने का, नहीं मेंशन करने का एक कारण था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट को भी पता लग चुका था कि जो कंपनी है वो ज़्यादा लंबे समय तक भारत में खुद से शासन नहीं कर सकती, और कंपनी के जो क्षेत्र हैं या कंपनी ने जहाँ पे अधिकार कर रखा है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को इसको टेक ओवर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आपका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू कर देते हैं, परंतु उस समय तक जब तक पार्लियामेंट चाहे। तो पार्लियामेंट की परमिशन पे ही ये टाइम पीरियड है जो ये डिपेंड करता था, वो कभी भी छीन सकती थी। इसके साथ एक प्रावधान ये किया गया कि जो लॉ मेंबर था, पिछले चार्टर में हमने पढ़ा था कि लॉ मेंबर, कानूनी सदस्य को गवर्नर जनरल की काउंसिल में शामिल किया गया था। 3 से 4 हो गए थे। एक सदस्य जिसको चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, कानूनी सलाहकार मान लो या कानून बनाने के लिए। पहला कानूनी सदस्य कौन था, कमेंट में मेंशन करके बताइएगा। हमने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था। पहले ये टेम्परेरी होता था। टेम्परेरी का मतलब कि इसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। काउंसिल में जो भी विषय होते थे, कोई भी मसले होते थे, उन पे ये लॉ मेंबर वोट नहीं डाल सकता था। इस चार्टर के आने के बाद इसको परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट करने के साथ ही इसके पास पावर आ गई कि अब जो ये लॉ मेंबर है अब ये वोट डाल सकता है, जैसे बाकी के 3 हुआ करते थे उस टाइम पे, और चौथा ये शामिल किया गया था। अब जितने काउंसिल में सदस्य होंगे इसकी भी भागीदारी उतनी हुई होगी जितनी बाकियों की। तो पहले लॉ मेंबर के बारे में आप लोगों को हमें बताना है। इसी के साथ अगर हम लॉ की ही बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्थापना हुई थी किसकी, एक बोर्ड था जो पहले भी था। पहले कानून बनाने का काम कौन करता था, आप कमेंट में मेंशन करके ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये कवर किया था। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अखिल भारतीय कानून परिषद। अब इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं। सदस्य कितने थे इसमें,
सदस्य इसमें थे श्रीमान, पहले 6 थे और इसके बाद 6 और बढ़ा दिए गए, ये हैं नए सदस्य और कुल सदस्य हो गए 12। ये 6 सदस्य इसलिए शामिल किए गए थे ताकि ये कानून के जो थे ये एक्सपर्ट थे, कानूनी मसलों के लिए कानून बनाने के पर्पज से जो काउंसिल है उसका विस्तार किया गया था, 6 से 12 कर दिए गए थे। और 12 जो ये नए सदस्य आए थे ये वही काउंसिल है, ध्यान रखिएगा, ये वही काउंसिल है जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है जो फैसले करती थी पहले कानून के संबंध में। तो इन 12 सदस्यों में से जो अगर हम इनका ब्रेकडाउन करें कौन कौन सदस्य होते थे, इसमें एक होता था गवर्नर जनरल सदस्य और कौन होता था, एक होता था सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ, 2 हो चुके हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य जज, अब हो गए 3। इसके अलावा जो एक और जो नॉर्मल जज होता है वो भी इसका सदस्य था। और ये हो गए देखो 1 2 3 4, अब कितने रह गए, अब रह गए हैं हमारे 8। तो 4 सदस्य वही जो पहले काउंसिल में थे और 4 सदस्य वो जिनको लोकल रिप्रेजेंटेशन दी गई। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि भारत के अंदर से भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 सदस्य होंगे। कहां कहां से, बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और एक जो है हमारा नॉर्थ प्रोविंसेस, यानी कि नॉर्थ के प्रोविंसेस हैं, जो नॉर्थ के जो प्रोविंसेस हैं जिनमें पंजाब और सिंध की हम चर्चा करते हैं, 4 सदस्य वहां से होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि भागीदारी भारतीयों की आ गई थी। ये 4 सदस्य वो सदस्य थे जिन्होंने 10 साल तक कंपनी के अंडर में काम किया हुआ है। तो शर्त क्या थी कि ये चारों सदस्य वो होने चाहिए जिन्होंने 10 साल तक कंपनी के अंतर्गत काम किया हुआ है। अब एक और काम किया गया था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो ये था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य थे अब वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते थे जिसकी सहमति वो गवर्नर जनरल से ना लें। कहने का मतलब क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून तो बना सकती है परंतु उस पे उनको किसकी सहमति चाहिए, उनको सहमति चाहिए गवर्नर जनरल की। अब बात करते हैं हम कंपटीशन के बारे में। आप लोगों को हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ओपन कंपटीशन की शुरुआत करने की कोशिश की गई थी परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। किसने विरोध कर दिया था, विरोध कर दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इन्होंने क्या किया था, ओपन कंपटीशन का विरोध किया था जब ओपन कंपटीशन की शुरुआत करने की बात हुई थी। इनके विरोध के चलते 1853 में एक बहुत बढ़िया काम किया गया कि ओपन कंपटीशन की शुरुआत की गई। ओपन कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए किस में, 1854 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 1854 में एक कमेटी बनाई गई जो थी मैकुले कमेटी। मैकुले कमेटी किस पर्पज के लिए बनाई गई थी, ये बनाई गई थी सिविल सर्विसेज के लिए। किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए बनाई गई थी। तो इसी के तहत भारत में पहली सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई मैकुले कमेटी की मदद से, उसी की रिकमेंडेशन पे। ये लोग पहले 1833 के समय पे विरोध करते रहे तो एक काम कर दिया गया कि जो सिविल सर्विसेज के अधिकार थे, पहले इनका प्रभाव होता था कि अगर कोई सिविल सर्विसेज में किसी का चुनाव करना है तो इनका काफ़ी रोल होता था। अब इनसे वो अधिकार छीन लिया गया था कि आप अब सिविल सेवा के क्षेत्र में आपको कोई अधिकार नहीं है चुनाव में। तो इनकी जब कहानी ही खत्म होगी तो ये विरोध करने लायक बचे ही नहीं हैं। तो ओपन कंपटीशन आप लोग कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि भारत में पहली बार ओपन कंपटीशन की शुरुआत कब हुई, सिविल सर्विसेज का पेपर भारत में पहली बार कब हुआ, कौन भारत का सबसे पहला सिविल सर्वेंट था, उसके बारे में आप लोग बताइएगा। इसके अलावा जो आप लोग ने पढ़ा है कंपनी का जो मेन मकसद था वो क्या था, व्यापार। कंपनी का मेन मकसद था व्यापार। और व्यापार के जो बोर्ड था हमें पता है, एक बोर्ड का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनका काम था कंपनी के कमर्शियल कामों को देखना, यानी कि व्यापार से संबंधित। इनकी संख्या पहले 24 होती थी, इनको घटा के 6 घटा के कर दिया था 18। अब सरकार को कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण कसना था, तो इनको घटा के 24 में से 18 तो कर दिया, और साथ साथ एक शर्त ये भी रख दी कि इन 18 में से 6 सदस्य ऐसे होंगे जिनको नॉमिनेट करेगी कौन? ब्रिटेन की गवर्नमेंट। ब्रिटेन की गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, आप देख रहे हैं नॉमिनेट, और जो नॉमिनेट किए जाएंगे वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से किए जाएंगे। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ही हम एक बात इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के आधार पे भारत में भी एक कानूनी व्यवस्था जो कानून बना रही थी, वो काम कर रही थी, वो कौन थी? हमने ऊपर उसके बारे में पढ़ा था, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बिल्कुल मिनी पार्लियामेंट की तरह ही काम कर रही थी। मिनी पार्लियामेंट की तरह कैसे? बिल्कुल वही, उसी तरह कानून बनाना और उसी तरह सब कुछ करना। ये काउंसिल और गवर्नर जनरल किसकी सहमति चाहिए, कैसे चाहिए, सब कुछ ब्रिटेन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। इसी के साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने पीछे पढ़ा था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं जो, इनको शक्ति दे दी गई थी। हमने पढ़ा है हमारे संविधान में आर्टिकल 3, कौन सा आर्टिकल पढ़ा था? आर्टिकल 3 पढ़ा था, जिसके तहत संसद को कुछ शक्तियां दी गई थी। शक्तियां कौन सी? कि यानी कि अगर आपको कोई नया राज्य बनाना है, कोई नया राज्य बनाना है, और नए राज्य के साथ अगर आपका पहले से कोई राज्य है और उस राज्य का आपको नाम चेंज करना है या उसकी बाउंड्री में परिवर्तन करना है, बाउंड्री में परिवर्तन करना हो जो राज्य पहले था, या उसका नाम बदलना हो, तो इनकी शक्तियां किसको दी गई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 3 वाली शक्तियां, अगर हम 1853 की बात करें, यहां से याद रख सकते हो आप, तो किसको दी गई थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो लॉर्ड डलहौजी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। अगर हम इसको सम अप करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या रही? इसमें टाइम मेंशन नहीं था, क्योंकि कंपनी का पता लग गया था कि उसका जो आधिकारिक क्षेत्र है उस पर वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। इसके अलावा हमें पता है कि 1853 तक भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था काफ़ी ज़्यादा भूभाग पे, और वो भूभाग में अगर हम बात करें शामिल थे पंजाब और सिंध पे भी कब्जा हो चुका था। आप बताइएगा पंजाब पे कब्जा कब हुआ था और सिंध पे कब्जा कब हुआ था? इन पे कब्जा हो चुका था, तो कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं उनके ऊपर कार्यभार बढ़ गया था, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही गवर्नर जनरल इंडिया का बन गया था। तो उस पे ये भी ब्लेम लगने लग गए थे कि वो बंगाल का फेवर कर रहा है। इसीलिए एक नई पोस्ट का निर्माण कर दिया गया बंगाल के लिए। एक नई पोस्ट, क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के लिए? बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये नई पोस्ट का निर्माण कर दिया गया था ताकि काम का जो कार्यभार है उसको घटाया जा सके। चार्टर एक्ट 1853 में ज़्यादा कुछ है नहीं, यही है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके आने के बाद लगभग भारत में मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो गई थी ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की वजह से। 6 इसमें नए सदस्य आए थे। 6 सदस्य कौन कौन थे? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके सदस्यों की संख्या को घटा दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बिल्कुल आर्टिकल 3 वाली जो पावरें हैं वो दे दी गई थी। इन्हीं के तहत एक जो है, जितने हैं असम है, बर्मा है, उनका निर्माण किया था। उनकी जो स्थापना जो नए स्टेट बने थे वो इसी COD के जो ये पावर दी थी उसी के तहत बने थे। ज़्यादा और कुछ है नहीं चार्टर एक्ट 1853 में। इसके बाद जो कंपनी का शासन है वो खत्म हो जाता है, और कंपनी के शासन के बाद अब आएगा जब भारत की सत्ता सीधे सीधे ब्रिटेन के हाथों में चली जाएगी। आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।